बात करेंगे कैंसर की। कैंसर जिसका नाम सुनते ही थोड़ा सा डर सा लगने लगता है, लेकिन अब यह लाइलाज नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हमें कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है। यह किस तरह होता है, क्या होता है, इन्हीं सब बातों को बताने के लिए आज हमारे बीच हैं स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु दुबे शर्मा। रेणु जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। रेणु जी, ये बताएं कि ये कैंसर होता क्या है? कैंसर वो बीमारी है जो कि हमारे शरीर में किसी भी ऑर्गन सिस्टम, किसी भी अंग के पर्टिकुलर जिन सेल्स से वो बना हुआ होता है, उस सेल्स की अनियमित और अनबाउंडेड ग्रोथ जब होती है तो उसे कैंसर कहा जाता है। मतलब हमारे शरीर के किसी भी अंग की कोई सेल में वृद्धि हो गई, एकाएक उसमें बढ़ोतरी हो गई, बिल्कुल, या कोई गठान बढ़ने लगी अनियमित रूप से और बिना बाउंडेशन के। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे ओरल म्यूकोजा, मुंह के अंदर की जो स्किन है, ये 24 घंटे में पूरी तरह से बदल जाती है। अगर ये कंटिन्यूअस बनने लगे और 24 घंटे की जगह इसकी बनने की रफ्तार जो है ये हर एक घंटे में बनने लगे, जैसे कि ओरल कैंसर्स में होता है, मुंह के कैंसर में होता है, जहाँ पर कि जो दाढ़ के पास का एरिया या चीक का या टंग का कोई एरिया, वहाँ पर अगर वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करने लगे तो वो कैंसर का रूप बना लेता है। कई बार कहते हैं कि स्किन का जो कलर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, वाइट पैचेस कह देते हैं कि जीभ पर अगर कोई सफ़ेद दाग है तो डॉक्टर कहते हैं थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। बिल्कुल, जब भी किसी कोशिका का एक्स्ट्रा और कंटिन्यूस ग्रोथ होगा तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा। ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने के साथ साथ वहाँ पर बाकी सारे मेटाबॉलिज्म और भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए उस एरिया का कलर डार्क होना या लाइट होना या रेडनेस होना, उसके साथ ही साथ वहाँ पर सूजन जैसा महसूस होना और उस एरिया का पर्टिकुलरली वर्क फंक्शन डिफरेंट हो जाता है। अच्छा जी, चूंकि आप स्त्री कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और हम देखते भी हैं हमारे समाज में, परिवार में, घर में कि स्त्रियां अपना ध्यान थोड़ा कम रखती हैं, परिवार के प्रति ज़्यादा समर्पित रहती हैं, परिवार का ज़्यादा ध्यान रखती हैं, छोटे दर्द वर्द को तो वो ध्यान ही नहीं देती, तो अपनी पूरी तरह केयर नहीं कर पाती हैं, तो कई बार वो बड़ी समस्या में भी तब्दील हो जाता है। चूँकि आप स्त्री कैंसर से संबंध रखती हैं तो कृपया बताएं कि ये स्त्रियों में किस किस तरह के कैंसर होने की संभावना रहती है? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये सबसे तकलीफदेह बात है कि फीमेल्स अपना ध्यान सबसे आखिरी में रखती हैं, उनके लिए परिवार पहले आता है। तो अगर हम स्त्रियों में कैंसर की बात करें तो कैंसर स्त्रियों में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो सबसे कॉमन है सर्वाइकल कैंसर, यानी गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर, दूसरा है यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर और फिर वल्वा एंड वजाइना का कैंसर। जी जी जी। तो ये मोस्टली भारत की हम बात करें तो यहाँ किस तरह का ज़्यादा कैंसर देखा जाता है? स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो सर्वाइकल कैंसर है। अच्छा जी। तो इसकी कोई एज लिमिट होती है कि इस उम्र में होता है, या कोई ये ना हो इसका भी कोई उपाय आप बता सकती हैं? आपने दो क्वेश्चन एक साथ पूछे, मैं दोनों का आंसर देने की कोशिश करती हूँ। पहली चीज़ तो एज लिमिट की जहाँ तक हम बात करें तो एज लिमिट यूजुअली सर्वाइकल कैंसर मोस्टली 35 से 40 साल की उम्र में दिखाई देता है। अच्छा। मैक्सिमम इसका प्रेवलेंस जो है वो 50 ईयर की एज में दिखता है। अच्छा। अब अगर बात की जाए कि इससे बचाव कैसे किया जा सकता है तो बचाव के दो उपाय हैं। पहला है HPV वैक्सीन, जो कि अभी इंडियन गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चर कर रही है। सेकेंड थिंग रेगुलर स्क्रीनिंग, जिसको कि पैपिस्मियर टेस्ट कहा जाता है। ये दो सबसे कारगर उपाय हैं। तो ये टेस्ट हमें कब कराना चाहिए, या ऐसे कौन से लक्षण होते हैं कि हमें उनका ध्यान रखना चाहिए कि हमारे परिवार में किसी को इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो हम उसे सजेस्ट करें कि भाई ये जांच करा लें या डॉक्टर से मिल लें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लक्षण होने पर ही टेस्ट कराएं या बिना लक्षणों के भी टेस्ट कराएं? अच्छा, है ना।
तो यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, सर्वाइकल कैंसर क्योंकि HPV वायरस के इन्फेक्शन से होता है, तो इसके लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं कि लक्षण आने के पहले ही हमें पता चल जाए कि हमें इन्फेक्शन है, हम उसका इलाज करें। और वो जो स्क्रीनिंग टेस्ट है 30 साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक हर 3 साल में हर महिला को कराना चाहिए। अच्छा। एक बार वो पैप स्मीयर टेस्ट करा लेते हैं तो उसके बाद उनको 3 साल तक के लिए ये परफेक्टली एक आश्वासन मिल सकता है कि अब हमें कैंसर जैसी बीमारी का खतरा नहीं है। मतलब उस टेस्ट को कराने के बाद 3 साल तक हम निश्चिंत रह सकते हैं बिल्कुल कि भाई अभी हमें इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उस दौरान में अगर आपको इन्फेक्शन जैसे कोई सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसका इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, रिलेशन बनाने के बाद ब्लीडिंग होना, वाइट डिस्चार्ज की समस्या के साथ में पस या फिर ब्लड या फिर फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल के साथ में डिस्चार्ज आना, ये 3 मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा वजन कम होना और साथ ही साथ पेट में दर्द होना, पेट फूलना, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, यूरिन में और मोशन में प्रॉब्लम आना, ये सारे लक्षण रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन्फेक्शन के और उसमें प्रॉब्लम के हो सकते हैं। जी, मतलब इस तरह के कोई भी लक्षण अगर हमें दिखते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, भले ही हमने टेस्ट करा लिया हो। बिल्कुल, है ना। उन 3 साल के दौरान भी अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो हमें चिंतित होने की जरूरत है, अन्यथा हम सुरक्षित निश्चिंत हैं। बिल्कुल। तो ये जो टेस्ट हमने करा लिया है, और लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है कि टेस्ट कराने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा कोई तरीका हो, जैसा कि अब बात चल रही थी वैक्सीन की, तो ऐसी कोई वैक्सीन आप बता रही थी। जी, सर्वाइकल कैंसर के मेन जो 90% 99% एक फैक्टर है जिसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है, वो HPV नाम का वायरस होता है। जी जी। जैसा कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को समझाने के लिए कहती हूँ, नॉर्मली जब हम कोविड की बात करते हैं तो वो कोरोना वायरस से हुआ था, उसी तरह से सर्वाइकल कैंसर जो है वो HPV नाम के वायरस से होता है। अब जिस तरह हमने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन के द्वारा उसका उपचार किया था, उसी तरह से HPV का इन्फेक्शन जो है उसके लिए HPV वैक्सीन होता है। तो वो यूजुअली 9 साल से 11 साल की एज की बच्चियों को हम लगाना एडवाइस करते हैं, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है दैट इज़ 26 ईयर्स, 26 साल की उम्र तक लगाया जा सकता है। इससे बचाव के कारण जो HPV वायरस का इन्फेक्शन होता है वो उसके लिए बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है, तो वो वैक्सीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके लिए एक प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जहां पर कि वो स्कूली बच्चियों को 9 साल से 11 साल की उम्र की बच्चियों को, 9 साल से 14 साल की उम्र की बच्चियों को वो HPV वैक्सीन लगा रहे हैं। अच्छा जी। इस वैक्सीन को लगाने के बाद फिर हमें ये सर्वाइकल कैंसर का प्रॉब्लम नहीं होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि HPV वायरस के कारण सर्वाइकल कैंसर हो रहा है, और उसके कारण अगर हमें हमारी बॉडी में खुद में इम्यूनिटी आ जाएगी तो फिर कैंसर की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आपने जैसे कि बताया कि ये 26 साल की उम्र तक ही लगाया जा सकता है। मान लीजिए किसी को 26 के बाद ये मालूम पड़ता है कि इस तरह का कोई वैक्सीन है और अगर वो लगा ले तो? देखिए, लगाने में कोई बुराई नहीं है। अगर हम बात करें US कंट्रीज़ की या फॉरेन कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर जो इसकी एज लिमिट है वो 40-42 इयर्स की एज तक है। अच्छा, वहाँ तक लगा सकते? यस। इंडिया में बेसिकली हमारी कम्युनिटी में मोनोगैमी प्रैक्टिस होती है जहाँ पर कि एक ही सेक्सुअल पार्टनर होता है, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ में मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। तो इसीलिए HPV वायरस जो है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, वहाँ पर इसकी संभावना ज़्यादा होती है, इसीलिए उनको एज थोड़ा ज़्यादा उसमें भी एडवाइस किया जाता है। अगर इसकी एफिकेसी की बात करें तो क्योंकि 15 ईयर की एज सबसे ज़्यादा इम्यूनोलॉजिकली बूस्ट करने वाली एज होती है। अच्छा। तो उस टाइम पे अगर किसी फीमेल को
इवन मेल को भी वो वैक्सीन लगाया जाता है, तो उसके लिए उसकी बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो 80 to 90% होती है। अगर उस एज के बाद में लगाया जाएगा तो उस वैक्सीन की एफिकेसी 40 to 60% रह जाती है। आपने बताया कि मेल के लिए भी आप कह रही थी, तो क्या मेल को भी कैंसर होने की संभावना? जी, एचपीवी अगर फीमेल में सर्वाइकल कैंसर करता है तो मेल्स में वो पिनाइल कैंसर करता है। अच्छा जी, मतलब ये पुरुषों को भी लगा लेना चाहिए? बिल्कुल। और एज लिमिट इनके लिए भी वही रहेगी? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक बचाव का एक तरीका है। और ये भी बताएं कि वैक्सीन क्या एक ही काफ़ी है या इसके भी कुछ डोजेस होते हैं? जी बिल्कुल, 9 साल से 15 साल की एज की जो बच्चियां हैं उनके लिए 2 डोजेज होते हैं, और उससे ज़्यादा एज के लिए हम फिर यानी 16 इयर्स से 26 इयर्स की एज तक के लिए 3 डोजेज होते हैं। अच्छा जी, मतलब ये उम्र के हिसाब से तय होता है कि कितने डोज लेने चाहिए। बिल्कुल। ये तो हुई सर्वाइकल कैंसर की बात। इसके बाद ऐसा कौन सा कैंसर है जिसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ओवरीज का कैंसर या अंडाशय का कैंसर, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है सर्वाइकल कैंसर के बाद। जी जी, तो इसमें किस तरह की सावधानियां हमें रखनी चाहिए? ओवेरियन कैंसर यूजुअली मीनोपॉज के बाद होता है। अच्छा। सबसे निराशाजनक या दुख की बात यह है कि ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स या लक्षण जब तक आते हैं तब तक वो डिसीज़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी होती है। अच्छा। नॉर्मली ये देखा गया है कि फीमेल्स में बहुत यंग एज में 40s में या 50s की एज में यूट्रस किसी कारणों से मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, गायनेक प्रॉब्लम्स के कारण यूट्रस निकाल भी दिया जाता है, तो ओवरीज जो हैं वो शरीर में रहती हैं। अच्छा। अब ओवरीज का काम होता है हार्मोन प्रोड्यूस करना, लेकिन अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ी या ख़राबी होती है तो वो उसमें ट्यूमर्स जब बनने लगते हैं तो वो मीनोपॉज के बाद ही होते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिस तरह यूटेरस को रिमूव कर दिया जाता है, ओवरी के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? ओवरीज इनफैक्ट फीमेल्स की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। वो सिर्फ फीमेल हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करती, वो हार्मोन्स जो हैं ईस्ट्रोजन जिसको मैं कहूँगी, वो फीमेल्स की बॉडी में मेटाबॉलिज्म में काम लेती हैं, मसल्स के बिल्डअप में काम लेती हैं और साथ ही साथ बोन्स बिल्डअप में काम लेती हैं। तो आपने यूजुअली देखा होगा कि हमारे परिवार में या फैमिली में या रिलेटिव्स में महिलाएं जो हैं ओल्ड एज में पीठ झुक जाना, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, मसल्स लूज हो जाना या स्किन लूज होके लटक जाना, ये सारे जो हैं वो फीमेल हार्मोन्स की डेफिशिएंसी के कारण है। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि ओवरी शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हार्मोन्स भी बनाती है, ये सुरक्षित रहे इसके लिए ज़रूरी है कि हम अर्ली स्टेज में मालूम कर लें कि हमें तकलीफ़ है क्या या नहीं है। तो इसके कुछ लक्षण होते होंगे कि किस समय हमें तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाने चाहिए कि कुछ समस्या आ रही है? बिल्कुल। महिलाओं में मीनोपॉज के बाद में यदि फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो, या फिर पेट का फूलना, खाना पचना ठीक से नहीं, अपच होना और यूरिन करने या मोशन करने में दिक्कत आना, इसके साथ साथ एबनॉर्मल वजाइनल या वाइट डिस्चार्ज की जब प्रॉब्लम होती है मीनोपॉज के बाद में स्पेसिफिकली, तो तुरंत जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जैसा कि आप बता रही थी मीनोपॉज के बारे में, तो ये हमारे घर परिवार समाज में हम देखते हैं अपनी माता बहनों महिलाओं को कि बहुत इसमें परेशानियां होती है, तो इसमें किस तरह की क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह की डाइट रखनी चाहिए या अपनी लाइफस्टाइल कैसी करें कि ये जो समय है वो बहुत आसानी से गुजर जाए? आई विश इसका जवाब बहुत स्मूथ होता। ये बहुत डीप क्वेश्चन है। मीनोपॉज एक्चुअली वो समय होता है जब महिला के शरीर में ओवरियन हार्मोन बनने बंद हो जाते हैं। अच्छा। अब उसका लक्षण क्या होता है? उसका ये लक्षण होता है कि मेंसेस बंद हो गए। ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, हर महिला की बॉडी हर 10 साल में पूरी तरह से चेंज होती है।
अच्छा। और हर 10 इयर्स के टेन्यूअर में बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसका इफ़ेक्ट उनकी बॉडी के अलावा उनकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड रिप्रोडक्टिव एज पे बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि ये हार्मोन्स सिर्फ मेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हार्मोन्स महिलाओं की बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी बोन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और बहुत बार आपने देखा होगा कि इसी कारण से लेट 40s में 40 साल की उम्र में महिलाओं को बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, हेयर लॉस होना, एबनॉर्मल वेट गेन होना, इसके साथ साथ बोन्स वीक होना, बॉडी स्ट्रक्चर का एंड बॉडी मेटाबॉलिज्म का चेंज होना, ये बहुत कॉमन है। बहुत बार फीमेल्स बोलती हैं कि मुझे हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, एकदम से गर्मी लग रही है, एकदम से ठंड लग रही है, चेहरे पे रेडनेस लग रही है, या हेयर लॉस हो रहा है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, अननेसेसरी खाना बहुत थोड़ा सा खा रहे हैं फिर भी मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरे टाइम दिन भर में थकान लग रही है, वीकनेस लग रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी तो बहुत अच्छे मूड हैं और कभी तो छोटी सी बात पे और बहुत बवाल हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे हार्मोन के द्वारा अफेक्ट हो रही हैं। तो इसको हम कैसे रेगुलेट करें? इसको रेगुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक कोई भी एक्टिविटी, रिक्रिएशन की, आपकी कोई भी हॉबी हो, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, म्यूज़िक सुनना हो, या फिर कुकिंग करना हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, एक कोई हॉबी चुनिए, अपने लिए दिन के 10 मिनट निकालिए, सारी महिलाओं के लिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, कुछ भी हो जाए, आधा से पौन घंटा 30 to 45 मिनट्स का जो टाइम है वो हमें एक्सरसाइज के लिए देना है। अच्छा। योगा के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, प्रकार हैं, और हमें बहुत इंटरनेट पे बहुत आसानी से अलग अलग योगा के तरीके उपलब्ध हैं। कोई भी अच्छे योगा ट्रेनर से एडवाइस लेकर और योगा करना स्टार्ट करें, उससे आप इमोशनली और साइकोलॉजिकली काम डाउन होंगी, तो हार्मोन इम्बैलेंस का जो स्ट्रेस है वो आप मैनेज कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, उसके कारण जो हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा वो हमारे गिरते हुए हार्मोन्स के लेवल्स को बैलेंस करने का काम करेगा। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर, और साथ में डाइट आपने पूछा, इस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं जंक फूड अवॉइड करें, हाई प्रोटीन, लो कैलोरी और इंक्रीज लिक्विड वाला डाइट फॉलो करें। मोस्टली महिलाओं में ये देखा गया है कि पीरियड्स के पहले पैरों में सूजन आना, पेट का फूलना या सूजना, या फिर पेट बढ़ना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। उस दौरान में यूजुअली 1.5 से 2 किलो तक वेट गेन भी होता है। उस समय में हम यूजुअली महिलाओं को कहते हैं कि उन्हें लो सॉल्ट, कम सॉल्ट वाली और थोड़ा सा लिक्विड्स कम करके, अगर हम 3 लीटर करीब पानी पी रहे हैं तो हम 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी उस टाइम पे कर दें, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। मतलब पानी की मात्रा कम करना है, पर्टिकुलरली लास्ट 10 डेज में, जब आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स हैं, जहां आपकी एड़ियों में सूजन आ रही है, वीकनेस आ रही है, पेट फूल रहा है या नीचे से पेट ब्लोटेड हो रहा है, और साथ ही साथ वेट जो है आपका 1.5 से 2 किलो से ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन ये टाइम तो डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि 5 से 7 सालों तक चलता रहता है। ये कम से कम 10 सालों तक चलता है जी। 50 ईयर की एज तक मोस्टली मेनोपॉज होता है जी। तो उस दौरान कम ज़्यादा आपके हार्मोन्स का लेवल होता ही होता है। और इवन मेनोपॉज होने के बाद भी 1.5 से 2 साल तक महिलाओं को ये सारे हार्मोन्स से एडजस्ट होने में लगता है, समय लगता है। बिल्कुल। तो इसका और कोई निदान नहीं है? जैसे कई लोग कहते हैं कि
अखरोट की ज़्यादा सेवन करें और सोयाबीन खा लें तो बहुत उसमें रिलीफ मिलता है। हाँ, सोयाबीन में ना फाइटो ईस्ट्रोजेंस होते हैं, दैट इज़ अ प्लांट बेस्ड ईस्ट्रोजेंस। और ईस्ट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फीमेल्स में बोन्स और मसल हेल्थ के लिए। तो डेफिनेटली महिलाएं कर सकती हैं, बट उसका अत्यधिक सेवन भी नहीं करना है। अच्छा। एक मॉडरेट अमाउंट में आप रेगुलरली उसका सेवन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपने बोन के बारे में भी बताया था, बोन डेंसिटी भी कम होती जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है। सप्लीमेंट्स लेना यहाँ बहुत ज़रूरी है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, रेगुलर चेकअप। इसीलिए हम कहते हैं कि 30 ईयर की एज के बाद साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराएं, जिसमें सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ एक, वो कराएं। और उससे भी ज़रूरी एक चीज़ होती है जो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि हम एक डायरी मेंटेन करें। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ गायनी की ही बातें लिखी रहें, पीरियड से रिलेटेड बातें लिखी रहें। उस डायरी में हम हमारी डेली रूटीन में होने वाली डेट और समय लिखकर सिर्फ इतना लिख दें कि मुझे आज ये हुआ। जैसे हमने देखा है बहुत सारे लोगों को यंग एज में भी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, या बहुत सारे लोगों को यंग एज में काफ़ी सारे दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्ट करने और डॉक्टर हमसे पूछते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको कब से हो रही है, तब कभी ना कभी हम बहुत सारे लोग ना लिख कर लेकर आते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बट ये नहीं बता पाते कि कब से हो रही है। अभी से हो रही है, मेरी बहन की शादी हुई थी तब से हो रही है। हाउ वुड आई नो कि आपकी बहन की शादी कब हुई है? डेट, टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ में डॉक्टर को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप इतने लंबे समय से इस तकलीफ से परेशान हो रहे हैं, तो उसके साथ वो फिर उस तरह का आपको ट्रीटमेंट प्लान करके देंगे। और जैसा आप बता रही थी कि योगा अभ्यास करना चाहिए, बिल्कुल। इसमें जो जिस तरह की मानसिक स्थितियाँ हो जाती हैं, कई बार चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है, मूड स्विंग का आप कह रही थी, तो योगाभ्यास से क्या उसमें भी राहत मिलेगी? बहुत राहत मिलती है। एंड सबसे अच्छी एक्सरसाइज, आपसे अगर कुछ भी नहीं करते बन रहा है, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अच्छा। प्राणायाम, और उसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, उससे 99.9 नहीं 100% रिलीफ मिलता है। अच्छा। 100%, बिल्कुल। जैसे कई लोग कहते हैं कि वॉकिंग भी इसमें फायदा करती है। बहुत फायदा करती है। योगा फर्स्ट थिंग जी। अगर योगा से आप थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, डेफिनेटली आप आधे से पौन घंटा वॉक कर लें, और उससे भी अगर अच्छा आपको लग रहा है आप रनिंग कर लें, कोई एक स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें। और अगर आप रेगुलरली जिम करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं पिछले 8, 10, 15, 20 साल से, तो आप जिम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वट एवर यू फील लाइक। सम डेज आर, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो, जस्ट लिसन टू योर बॉडी और ब्रीद करो, उतना हम कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस दिन हमें लग रहा है आज बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो दौड़ आइए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि हमारे घर परिवार की जो महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं, वो अगर 40 वर्ष के आसपास की हैं, तो सबसे पहले तो कोई शौक अपना जो वो पसंद करती हैं उसको वो अपनाएं, हाँ। और उस शौक में डूब जाएं। बिल्कुल। स्पेशली संगीत तो सभी को पसंद आता है, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं को वो दूर कर सकता है। साथ ही थोड़ा सा आप शारीरिक श्रम, जैसे कि एक्सरसाइज जो आपने कहा है, कुछ ना होता हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो हम कर ही सकते हैं। और दूसरा, पैदल चलने की कोशिश करें सुबह या शाम को, जब भी आपको समय मिलता है, तो आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रख पाएंगे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ये तो बात हुई 40 के आसपास की और ऊपर की। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो युवा, हमारे घर परिवार की बच्चियां हैं, और एक शब्द भी बहुत सुनने में आता है, आपसे भी चर्चा के दौरान आया था, PCOD। ये समस्या बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। जी बिल्कुल। तो ये क्या है और उससे किस तरह क्या बचाव हो सकता है? बहुत ये एक तरह से मैं कहूँगी बड़ा इग्नाइटेड टॉपिक है, ज्वलंत प्रश्न है ये अभी, और बहुत यंग एज में हो रहा है। PCOD, सबसे पहली चीज तो मैं क्लियर करना चाहूंगी, कैंसर नहीं है जी, है ना। अब इसके नाम में ही हमें पता चलता है। PCOD, पॉली यानी बहुत सारे, जी, C यानी सिस्ट, ओवरी में होने वाले। तो ओवरी में होने वाली सिस्ट की डिसीज
को हम पीसीओडी बोलते हैं। आज से 10 से 20 साल पहले ये जो समस्या थी ये 40-50 ईयर की एज वालों को ही थी। अच्छा। लेकिन बहुत इरेगुलर लाइफस्टाइल के कारण, जंक फूड ज़्यादा, एक्सरसाइज की कमी और स्ट्रेस, एक्सेसिव स्ट्रेस वो होने के कारण अब ये प्रॉब्लम जो है ये हम 15 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स की गर्ल्स में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। ये एक तरह से ना बहुत दुखद भी है, क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इतनी कम एज में इतनी सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, जिसके कारण कि उनकी बॉडी पे इतना इफेक्ट आ रहा है। सो यूजुअली ऐसा होता है कि हमारी बॉडी का ना एक कॉम्बैट सिस्टम होता है। अगर मैं पीसीओडी के किसी पेशेंट को इस तरह से समझाती हूँ कि अगर कोई सैनिक है और वो वॉर फ्रंट पे खड़ा है, युद्ध के लिए तैनात है जी, तब उसको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना उसको किसी और चीज़ के कोई नेचुरल कॉल्स, यूरेनिया मोशन के लिए कुछ नहीं आएगा। उसको सिर्फ एक ही एम दिखाई देगा, वॉर है और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। उस समय ना उसको नींद आएगी ना कुछ होगा। अगर हमारी बॉडी आज इस समय इस कंडीशन में है जहाँ पर कि उसके सामने कोई युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, तो उस समय बॉडी के सारी वो नेचुरल चीज़ें या नेचुरल कॉल्स जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, जो कि उसको फुलफिल कर रहे थे। तो उस नेचुरल कॉल्स को स्टॉप करने वाले और कॉम्बैट हार्मोन्स इंक्रीज हो जाएंगे। उस समय में ओवेरियन हार्मोन्स भी कम हो जाते हैं और उस कारण से ओवरी के अंदर छोटी छोटी सिस्ट्स बनने लगती हैं और इसके कारण पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। इसमें बेसिकली फीमेल्स को पीरियड्स में इरेगुलरिटी और उसके साथ ही साथ उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। तो ओबेसिटी होना, एबनॉर्मल हेयर्स इंक्रीज होना, हेयर लॉस होना, मूड स्विंग्स होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने जैसे बताया एबनॉर्मल हेयर, कई बच्चियों की दाढ़ी पूरी उग जाती है, मूंछ आ जाती है और जी हाथ पैरों पे भी ज्यादा बाल आ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये हार्मोन्स के कारण। बिल्कुल। फीमेल्स में ओबेसिटी के कारण फैट की एक जो परत होती है वो फैट हार्मोन्स फीमेल से मेल हार्मोन्स बनाने लगती है। और वो हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन होते हैं। नॉर्मली फीमेल्स में ये हार्मोन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जब पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है और वही रिस्पॉन्सिबल है फीमेल्स में बियर्ड, मुस्टैश और इंक्रीज हेयर ग्रोथ के लिए। जी जी। तो ये ना हो इसके लिए क्या किया जाए फिर? देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, चारों चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। पहली चीज़ है हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना, जहाँ पर कि हम जो प्रोसेस्ड फूड हैं, जंक फूड हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं जो कि फूड को बहुत लंबे समय तक स्टोर रख सकते हैं, लेकिन वो केमिकल्स हमारी बॉडी में जाकर हमारे हार्मोन्स को सप्रेस करते हैं। तो उसको अवॉइड करना, यानी जंक फूड नहीं खाना है। दूसरी चीज़ है, जो अब फैट हमारी बॉडी पे आ गया है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्दी फूड खाने के साथ साथ हमें एक्सरसाइज भी करना पड़ेगी। तो ये था इंदौर डायरी का हमारा आज का अंक। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।